नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल अब ऐसा कहा जा रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चाइना की सेना ने डिसएंगेजमेंट करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत और चीन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए ये कहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने एक नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आज भारत और चीन की कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी आम सहमति के अनुसार गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने अपनी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और इस सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव के लिए मददगार होगा। दरअसल दोस्तों 16वें दौर की जो मीटिंग आयोजित हुई थी उस दौरान भारत ने अपने सख्त लहजे से चीन को पूर्वी लद्दाख की सभी विवादित जगहों से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कहा था और ये बैठक करीबन 12 घंटे चली थी। हालांकि दोस्तों दोनों देशों के बीच में PP-15 को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अब समस्या ये है कि चाइना ने अपना दूसरा फ्रंट अरुणाचल प्रदेश से खोलना शुरू कर दिया है। उसके बारे में भी क्या क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो हम ये अच्छी खबर कह सकते हैं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग पॉइंट से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। दोस्तों अगली खबर DRDO से आ रही है। दोस्तों DRDO और भारतीय सेना ने तेजी से दुश्मन के हमलों का जवाब देने वाली सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल प्रणाली का छठा सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। दरअसल भारतीय सेना का ये जो परीक्षण था वो मूल्यांकन परीक्षणों का हिस्सा था। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसे इंडेक्ट कर लिया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय में सटीक निशाना साधा। दरअसल टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने एक हाई स्पीड एरियल टारगेट जो मिमिक होता है उसको खत्म किया। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूल्यांकन भारतीय सेना कर रही थी उन्होंने अलग अलग सिनेरियोज में इसका मूल्यांकन किया, जिसमें कि लॉन्ग रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड और मैन्यूवर टारगेट के खिलाफ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो टेस्ट किया गया था वो फाइनल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया गया, जिसका मतलब साफ है कि अब इसे डिप्लॉय किया जाएगा। QRSAM में एक और खास बात यह है कि इसमें स्वदेशी सबसिस्टम्स, इसके अलावा मिसाइल का जो स्वदेशी RF सीकर है, मोबाइल लॉन्चर भी स्वदेशी है, फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी स्वदेशी है। इसके अलावा सर्विलांस और मल्टीफंक्शन रडार सिस्टम भी भारत ने खुद से तैयार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि स्विफ्ट UCAV को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों स्विफ्ट UCAV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने अपनी पहली फ्लाइट इसी साल जुलाई में आयोजित की थी और DRDO इस साल के अंत में इसका दूसरा फ्लाइट ट्रायल करने जा रहा है। दरअसल DRDO का कहना है कि स्विफ्ट UCAV के कम से कम 10 और टेस्ट फ्लाइट की जाएंगी, वो भी सभी तकनीकों के साथ, जिसके बाद इसका एक डिटेल प्रपोजल बनाया जाएगा 13 टन के इंडियन स्ट्राइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए और इसे ड्राई कावेरी इंजन पावर देगा। DRDO भारतीय वायुसेना के साथ भी मिलकर काम कर रही है। दरअसल यहाँ पर अगर DRDO और भारतीय वायुसेना तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम करती है, यानी कि इंडियन स्ट्राइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर, तो ये 2030 में एक वास्तविकता बन जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो ये 1 टन का स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर है इसे भी तैयार करके रखना होगा ताकि ये टोही और निगरानी मिशन के लिए काम आएगा, भले ही ये अभी प्रयोग करने योग्य हो। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को लेकर आ रही है। दरअसल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ने स्वदेशी रूप से DRDO के इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर स्वदेशी BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए स्वदेशी थर्मल इमेजिंग आधारित ड्राइवर नाइट साइट का निर्माण किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना लद्दाख में एक और एयरबेस बनाने जा रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के ठीक पास चांगथांग अभ्यारण्य क्षेत्र में करीबन 500 हेक्टेयर में लद्दाख में एक और बेस स्थापित करने जा रही है और इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि चीन के साथ संघर्ष के महीनों के बाद दिसंबर 2020 में नए भारतीय वायुसेना बेस के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर लद्दाख प्रशासन के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों इस डिफेंस प्रोजेक्ट को ठंडे रेगिस्तान अभ्यारण्य में पड़ने वाले बेस के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करना भी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को सीमावर्ती गांव और रणनीतिक क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की जो परियोजना है उसे हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ जिसमें कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया नीति भारत में हथियारों की कमी कर रही है। दरअसल दोस्तों ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना पुराने पड़ रहे हथियारों को बदलने के लिए कुछ जरूरी हथियार तंत्र आयात नहीं कर पा रही है। इसी वजह से 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की भारी कमी हो जाएगी और साथ ही 2030 तक सैकड़ों लड़ाकू विमान कम पड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट तक देश में बनाने के लिए मेक इन इंडिया नीति सार्वजनिक की ताकि भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर ना जा पाए। लेकिन 8 साल बाद दुनिया में सैन्य हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा भारत अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक हथियार
स्थानीय स्तर पर नहीं बना पा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने हथियारों का आयात भी रोक रखा है और भारत सरकार का जो कार्यक्रम है मेक इन इंडिया वो 30 से 60% जो कलपुर्जों को देश में बनाने का आदेश देता है। इससे पहले भारत के पास ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और फिर भारत ने रक्षा खरीद की लागत घटाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन इन सब चीजों से मानो कि सारी चीजें थम गई हैं। भारत की सैन्य तैयारियां पहले से कम हो रही हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत के सामने खतरा खड़ा है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान देते रहिएगा कि ये जो रिपोर्ट है वो ब्लूमबर्ग की है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब नहीं आया। जवाब क्या आना चाहिए वो मैं आपको देता हूँ। दरअसल ये जो ब्लूमबर्ग जैसी न्यूज एजेंसियां या कुछ भी कह सकते हैं, इन सबको अब ये लग रहा है कि भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जिस तरीके से विदेशी हथियारों को नहीं खरीद रहा है, इससे जो सीधा सीधा घाटा भारत को नहीं बल्कि इन देशों को हो रहा है। और ये जितना भी ये जो मीडिया है, जो पश्चिमी मीडिया है, उसे ये बात बिल्कुल नहीं पच रही है कि भारत किस तरीके से लगातार काम कर रहा है। और इस बात का उदाहरण दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हैं किस किस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है और लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स पर भारत आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारत अब नहीं शुरुआत करेगा तो कब करेगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। ये जो ब्लूमबर्ग जो भी है, इनसे ये पूछना चाहिए कोई भी देश आत्मनिर्भर कब होता है? जब वो इस तरीके की तैयारियां करता है। भारत ने एक के बाद एक कई पॉजिटिव लिस्ट निकाली स्वदेशीकरण के लिए, वो बात इनको हजम नहीं हुई। दूसरा, भारत प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। चीजें दोस्तों बहुत सारी हैं जिन पर काम हो रहा है, लेकिन इनको ये बात नहीं पच रही है। ये चाहते हैं कि इन्हीं के ऊपर निर्भरता बनी रहे भारत की और हमेशा हम इनसे खरीदते रहे। क्या दोस्तों भारत को नहीं पता होगा कि हमारी क्षमताएं कहां पर है? और दोस्तों ये रिपोर्ट तब आई है जब भारत ने अभी अपना INS विक्रांत लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है, तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट पर बातचीत कर रहा है। देश में ही हथियारों के निर्माण की बात कर रहा है, जिनमें कई तरह के काम शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन डिफेंस कंसल्टिंग ग्रुप की एक मीटिंग आयोजित हुई और इस मीटिंग का नाम था इंटरैक्टिव वॉर गेम। हालांकि ये जो मीटिंग आयोजित की गई उसमें भारत में एरो इंजन इकोसिस्टम का रोड मैप बनाए जाने की बात कही गई है और इस सम्मेलन में DRDO और इसरो के जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा अन्य भारतीय फर्मों के लोग जैसे कि HAL, भारत फोर्स के लोग भी शामिल थे। इसमें कहा गया कि जेट इंजन का को डेवलपमेंट जिसे कि हम विदेशी पार्टनर के साथ करेंगे वो एक बेहतर परिणाम कभी दे ही नहीं सकता। खास करके एक नया डिजाइन, फिर उस इंजन पर मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन की क्षमता भी भारत को नहीं मिल पाएगी। ऐसे में भारत को अपने स्वदेशी इंजन पर जोर देते रहना होगा, वो भी मिशन मोड में। साथ ही दोस्तों इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि भारत में इस वक्त जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है और इसी कमी की वजह से भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम को 6 साल पीछे कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया गैस टरबाइन इंजन भारत के 3000 करोड़ रुपए बचाएगा अगले 20 सालों में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ये छोटे एरो इंजन है जिनका इस्तेमाल UAV और कम कीमत वाली क्रूज मिसाइलों को पावर देने के लिए किया जाएगा, उसे DRDO की कंसोर्टियम 2 प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ मिलकर तैयार कर रही है और इसके लिए नियमित सप्लाई चेन की जरूरत होगी, क्योंकि भारतीय बाजार में छोटे इंजनों की संभावना अगले 20 सालों में करीबन 61,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। दरअसल मैंने आपको बताया था, अभी एक वीडियो भी मैंने इसके लिए बनाया कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की हलचल काफी तेज हो गई है और अब इस बीच ये खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से परिवहन करने योग्य M777 अल्ट्रालाइट हाविजर की तैनाती कर दी है और भारत ने ये जो हाविजर हैं उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश के जो अग्रिम स्थान है वहां पर सेना की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि M777 हाविजर की तैनाती के साथ मानव रहित हवाई वाहनों, सैन्य विमानों और निगरानी उपकरणों सहित अन्य कई चीजों के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत की सैन्य तैयारियों को बढ़ाया और अल्ट्रालाइट M777 इसको चिनूक हेलीकॉप्टरों से जल्द कहीं भी ले जाया जा सकता है। M777 की अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर है। इसे BAE सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया और 2018 में पहली बार सेना को ये प्राप्त हुई थी। दरअसल भारत ने 2016 में $75 करोड़ के सौदे के तहत अमेरिका से 145 M777 हाविजरों का ऑर्डर दिया था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम स्थानों पर मौजूदा बोफोर्स तोपों में उन्नत L-70 वायु रक्षा तोपों को जोड़ने से सेना के युद्ध कौशल में भी अतिरिक्त ताकत शामिल हुई है। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि मलेशिया से आ रही है। दोस्तों दरअसल कहा जा रहा है कि HAL ने जो मलेशिया को तेजस फाइटर जेट का ऑफर किया है उसकी संभावनाएं काफी अधिक है मलेशिया के इस टेंडर को जीतने की, क्योंकि दोस्तों जो ये तेजस फाइटर जेट है वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की सभी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तेजस को साउथ कोरिया के
FA-50 से चुनौती मिल रही है, जो कि $26.5 मिलियन पर यूनिट के साथ साउथ कोरिया ने पेश किया है, वो भी उसी पैकेज के तहत जो कि भारत ने दिया है। वहीं तेजस फाइटर जेट $32 मिलियन पर यूनिट का है और इस तरीके से जो तेजस फाइटर जेट है वो इस टेंडर में काफी महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया ने एक और ऑफर दिया है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को, जिसके तहत वो आईएसआर रडार और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग क्षमता के साथ अपने इस फाइटर जेट को पेश करेगा। हालांकि अभी इनका परीक्षण किया जाना बाकी है। ऐसे में इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि तेजस फाइटर जेट को FA-50 से कड़ी टक्कर मिल रही है। और दोस्तों मलेशिया की जिस तरीके की आर्थिक हालत है उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तेजस फाइटर जेट बाहर हो जाएगा और FA-50 अंदर। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया। बाइडेन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता फिर से देने का फैसला किया। इसके लिए अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को 4 सालों में इस्लामाबाद को पहली बड़ी सुरक्षा सहायता में वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरों से निपटने में मदद करने के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट फ्लीट की मेंटेनेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने F-16 लड़ाकू जेट के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को संभावित फॉरेन मिलिट्री सेल को मंजूरी देने का फैसला किया और अमेरिकी मंत्रालय ने इस बात का तर्क दिया है कि इससे पाकिस्तान आतंकवाद के वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम होगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए बड़ी बात यह इसलिए कि उसके जो ग्राउंड पड़े हुए F-16 फाइटर जेट थे उनको एक नया जीवनदान मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि J-10C और आने वाले हैं चाइना से। खतरा तो भारत के लिए है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका एक चालबाज देश है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि बिना पाकिस्तान के जरिए वो यूक्रेन में मदद नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। और ये बात रशिया को भी मालूम है, इसका भी एक्शन लिया जाएगा रशिया की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए यह है कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ करना है। हालांकि दोस्तों इस पैकेज के तहत इसमें कोई नई क्षमता F-16 को नहीं मिलेगी, खास करके हथियार और गोला बारूद को लेकर। दरअसल दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये जो पैकेज दिया गया है उनके F-16 फाइटर जेट को बचाने के लिए, ये भारत के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि ये पाकिस्तान को चीनी जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें खरीदने पर मजबूर नहीं कर पाएगा और फिर पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करने के लिए कोई नई क्षमता भी नहीं मिलेगी। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के चंगुल में होगा और पूरी तरीके से चीन के साथ नहीं चल पाएगा। और ऐसे में दोस्तों भारत अमेरिका से बात कर सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा सके। तो इसे आप जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि 2+2 वार्ता को लेकर आ रही है। बता दें कि भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा भारत ने जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है और दोनों ही देश अपनी वायुसेना के फाइटर्स को शामिल करते हुए एक संयुक्त अभ्यास की योजना भी बनाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जापान की तरह भारत भी चीन के द्वारा पेश किए गए सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि F-35 विमान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका का F-35 स्टेल्थ विमान काफी एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने अपने इस F-35 फाइटर जेट की डिलीवरी रोक दी है और इसके पीछे का कारण है चाइना। दरअसल दोस्तों चीन की वजह से अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन को इस फाइटर जेट की डिलीवरी को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि F-35 में इस्तेमाल किया गया एक पुर्जा चीन में बना हुआ है, जो कि अमेरिका के फेडरल नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से इनकी डिलीवरी रोक दी गई है। हालांकि इस चीन का पुर्जा लगा होने की वजह से अमेरिका का रक्षा विभाग चौकन्ना हो गया, लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि इस तरीके का जो ये चुंबक वाला सिस्टम है उससे किसी भी तरीके की कोई जानकारी लीक नहीं हो सकती। और ये भी कहा जा रहा है कि पुर्जे के कारण विमान की गुणवत्ता या फिर सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है। जो F-35 अभी है उनमें कुछ बदला नहीं जाएगा। हालांकि F-35 को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने जानकारी दी है कि हनीवेल का बना चुंबक का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जानकारी उनको मिली उसमें कहा गया कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ कोबाल्ट और सेमेरियम का मिश्रण चीन से आया था। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।